एक ऐसा टाइम था जब चाइना इंडिया से भी ज्यादा गरीब था। हालात इतने खराब थे कि लोग कीड़े मकोड़े और घास फूस को खाने के लिए भी मजबूर थे। उस टाइम पर चाइना में लोगों का सरवाइव करना भी इतना मुश्किल हो गया था कि लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दुनिया को तो ऐसा लग रहा था कि कुछ टाइम के बाद चाइना वर्ल्ड के मैप से गायब हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम में इसी चाइना ने इंडिया को बीट करके आफ्टर अमेरिका वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। ग्रोथ इस कदर हुई कि इंडिया के हर कोने में आपको मेड इन चाइना का टैग देखने को मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार चाइना ने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जिसकी वजह से आज के टाइम में वो 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गई है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में उन सभी फैक्टर को जिसकी वजह से आज के टाइम में चाइना लिटरली यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया है। नंबर 1, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड इकोनॉमी। सबसे पहले चाइना में 1950s में माओ जेडोंग एंड कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरशिप में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया जिसे कहा गया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड इकोनॉमी। ये एक प्लान था जिसमें चाइना ने फार्मिंग और फैक्ट्रीज में तेजी से ग्रोथ करने का सोचा था और जल्दी से अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहा। चाइना में लोगों को बड़े फार्म और स्मॉल फैक्ट्रीज में काम करने के लिए इंकरेज किया गया, लेकिन प्लानिंग की कमी और टेक्निकल नॉलेज के बिना यह प्लान फेल हो गया और काफी बड़े स्केल पर चाइना में फूड शॉर्टेज और भुखमरी जैसे हालात हो गए। और माओ जेडोंग किसी संकी से कम नहीं था। इसके बारे में मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। खैर, चाइना ने इस पॉलिसी से बहुत सारी चीजें सीखा और फ्यूचर में नई पॉलिसी और रूल्स को इंप्लीमेंट किया जिसने चाइना की इकोनॉमी को आज के टाइम में आफ्टर अमेरिका दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया है। तो चलिए जानते हैं इन सभी पॉलिसीज को और रीजंस को जिसने आज के टाइम में चाइना को यहां से लिटरली यहां तक पहुंचा दिया है। नंबर 2, इकोनॉमी रिफॉर्म्स। चाइना में 1978 में ओपन डोर पॉलिसी आई जो उनको इकोनॉमी रिफॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बना। इस पॉलिसी के तहत चाइना ने अपने बॉर्डर्स को ओपन किया और बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना शुरू किया। बाहर से इन्वेस्टमेंट आने लगा, फैक्ट्रीज डेवलप हुई और चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री का टैग मिल गया। ओपन डोर पॉलिसी के अंदर चाइना में कोका कोला, बॉक्स, बैगन, मैकडोनल्ड और जनरल मोटर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने कदम को रखा और इसी के साथ बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग और आईटी कंपनीज ने भी चाइना में अपना कदम बढ़ाया जिससे चाइना को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। इनका चाइना में आना उस समय एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमी बूस्ट लेकर आया जिसने चाइना को आज की ग्लोबल इकोनॉमी में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर ला दिया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में इकोनॉमी रिफॉर्म 1991 में आया जो काफी लेट था। जब इंडिया ने अपना मार्केट ओपन किया तब तक चाइना ऑलरेडी काफी आगे निकल चुका था। जहां 1991 में चाइना की जीडीपी 383 बिलियन डॉलर की थी, वहीं इंडिया की जीडीपी 270 बिलियन डॉलर की थी। नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का मिशन। चाइना ने एक और चीज पर ज्यादा फोकस किया, मैन्युफैक्चरिंग। चाइना ने सस्ते प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और एक्सपोर्ट मार्केट पर कब्जा जमा लिया। चाइना ने अपने मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के मिशन को 1980s के दौर में स्टार्ट किया जब देंग सियाओपिंग के लीडरशिप में इकोनॉमी रिफॉर्म आया। इस पीरियड में स्पेशल इकोनॉमी जोन्स बनाए गए जैसे कि शेंजन, जहां पर कंपनीज को टैक्स इंसेंटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिला। ये स्पेशल इकोनॉमी जोन नए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते थे और ऐसे पॉलिसीज की वजह से मैन्युफैक्चरिंग में बूम आया। ये पॉलिसीज ने चाइना को दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बड़ी शक्ति बनने में मदद की। 1980s के एंड तक चाइना ने वर्ल्ड के बहुत बड़े पोर्शन के लिए लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स को बनाना स्टार्ट कर दिया था। चाइना की सस्ती लेबर कॉस्ट, गवर्नमेंट सब्सिडीज और सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी पॉलिसीज ने भी उन्हें एडवांटेज दिया। 2000 तक चाइना के पास वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 20% शेयर आ गया था और अब वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है जिसकी वजह से मेड इन चाइना लेवल दुनिया भर में कॉमन हो गया है। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स और पावर प्लांट, ये सब डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया और बहुत तेजी से हाईवे, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स बनाए जिससे उनका लॉजिस्टिक सिस्टम और बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव हुआ। नंबर 5, पॉपुलेशन कंट्रोल और एजुकेशन। 1970 के आसपास चाइना ने अपनी रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आई। इस पॉलिसी के थ्रू चाइना ने अपने पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश की ताकि रिसोर्सेज और जॉब पर प्रेशर कम हो। रिजल्ट ये हुआ कि 1980s और 90s के दौरान चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो गई और रिसोर्सेज एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। साथ ही एजुकेशन पर भी फोकस किया गया। गवर्नमेंट ने वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जो लोगों को स्किल बनने में मददगार साबित हुई। इस तरह से 2000 तक चाइना ने एजुकेटेड और स्किल वर्कफोर्स रेडी कर लिया जो उनकी इंडस्ट्रीज को फ्यूल देने में काम आई। हालांकि इसके अपने कुछ साइड इफेक्ट भी है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को रिटर्न ले लिया। वही इंडिया में 1970s और 80s में फैमिली प्लानिंग के कुछ कैंपेन तो लॉन्च किए गए लेकिन उनको इतने गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया गया कि आज भी लोग उससे डरते हैं। मैंने अपने 1975 इमरजेंसी वाले वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है जिसे आप इस वीडियो में जाके देख सकते हो और मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। पॉपुलेशन कंट्रोल और इसके डेवलपमेंट के चैलेंज की वजह से भी आज के टाइम में इंडिया बहुत सारे एरिया में चाइना से पीछे है और 142 करोड़ के हमारे पॉपुलेशन के लिए रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना इंडिया के लिए सच में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। नंबर 6,
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फास्ट डिसीजन मेकिंग। चाइना का ऑथोरिटेरियन सिस्टम उन्हें एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज देता है, जो कि फास्ट डिसीजन मेकिंग। सिंगल रूलिंग पार्टी होने के कारण कोई से भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या पॉलिसीज को बिना किसी डिले के बहुत ही जल्दी चाइना में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। 1980s में देंग सियोपिंग के रिफॉर्म के टाइम पर भी बिना पोजीशन के उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी और मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म को जल्दी से इंप्लीमेंट कर दिया था। ये स्पीड और एफिशिएंसी का इंपैक्ट उनकी इकोनॉमी पर भी हमें देखने को मिलता है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ऑथोरिटेरियन सिस्टम में फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिसीजन को दबाया जा सकता है, जिससे लोग ओपनली अपना व्यू एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कभी कभी पॉलिसीज पब्लिक की जरूरत और उनके कंसर्न के बिना इंप्लीमेंट हो जाती है, जिससे इनइक्वालिटी और डिसकंटेंट बढ़ने लगती है। इसके कंपैरिजन में इंडिया में डेमोक्रेसी होने की वजह से हर डिसीजन पे डिबेट और अप्रूवल लगता है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमें डाइवर्सिटी और अकाउंटेबिलिटी तो देती है, पर स्पीड्स को काफी स्लो कर देती है। व्हाट आई सी इंडिया में इसका मेजर प्रॉब्लम यह है कि कई बार गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी को भी लेकर आती है तो अपोजिशन अपनी पार्टी का नाम बनाने के लिए उस पर बिना मतलब का डिबेट करती है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया में मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज ने देश की ग्रोथ से ज्यादा अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ग्रोथ के बारे में सोचा है। आई नो इट्स हार्ड, बट रियलिटी यही है। नंबर 7, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। 1980s के दौरान चाइना ने अपना इकोनॉमी रिफॉर्म करना और ओपन मार्केट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना शुरू किया, जो उनके इंडस्ट्रियल ग्रोथ और टेक्नोलॉजी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। 1990s में मेड इन चाइना जैसे विजनरी इनिशिएटिव लाए गए, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि चाइना एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के एरिया में दुनिया का लीडर बन सके। इस प्रोग्राम ने एआई, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर को टारगेट किया, और यही रीजन है कि आज के टाइम में आपको इंडिया में हर कोने में मेड इन चाइना का टैग देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही चाइनीज गवर्नमेंट ने कंपनीज को रिसर्च और डेवलपमेंट में हैविली इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिव्स और सब्सिडीज दिए, जिससे उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया। हुआवे और टेंसेंट जैसी टेक जायंट्स को सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट सपोर्ट मिला, जो उनकी रैपिड एक्सपेंशन और इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री के लिए हेल्पफुल रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल लेबर पर भी चाइनीज गवर्नमेंट ने अच्छा खासा ध्यान दिया, जो उनकी टेक इंडस्ट्री के सक्सेस में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बना। इसके साथ ही रैपिड गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से कभी कभी चाइनीज कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में सिक्योरिटी का सामना करना पड़ा है, जैसे हुआवे और टिकटॉक पर लगा बैन इसका एक बढ़िया एग्जांपल है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आज के टाइम में चाइना ने इंडिया को बीट कर दिया है। हर कंट्री की अपनी स्ट्रेटेजीज और फोकस होता है, बट टाइम के साथ अच्छी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, डेवलपमेंट पर ध्यान देना और देश के बारे में सोचना किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, आज के टाइम में इंडिया जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, मे बी कुछ टाइम के बाद इंडिया चाइना को बीट कर सकता है। व्हाट डू थिंक अबाउट दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। एंड मैं आशा कर रहा हूँ कि इस वीडियो में एटलीस्ट 5 के व्यू कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम से मोस्टली वीडियोस में मेरे व्यू बहुत ही डाउन जा रहे हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट मेरे को नहीं पता। मुझे इस वीडियो में एटलीस्ट 5 के व्यू चाहिए। बाकी मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड मोर फॉर इंफॉर्मेटिव कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अनवेरिफाइड बीजे।